तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। भूगोल का प्रथम अध्याय का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम अध्याय आपका काफ़ी छोटा सा, ठीक है, छोटा सा अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत प्रथम वीडियो यानी प्रथम अध्याय के प्रथम वीडियो में मैंने बतलाया था कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ मानव भूगोल के जनक और क्षेत्र के बारे में बतलाया था। क्षेत्र के बारे में शायद बतलाया था कि नहीं बतलाया था, कंफर्म नहीं हूँ। खैर, आगे भी नहीं बतलाया है तो फिर से नहीं बतलाया है तो बता दूंगा, यदि बता चुका हूँ तो फिर से बतला दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मानव के प्रकृतिकरण के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत जो भी विचारधारा है उस विचारधारा को मुख्य रूप से आपको समझाऊंगा, क्योंकि विचारधारा से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। और विचारधारा समझा करके यह हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा, यानी समझाने का काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कल प्रथम अध्याय का प्रश्न उत्तर करा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम विचारधारा की बात करें तो सर्वप्रथम हमारा विचारधारा निकल करके आता है नियतिवाद। क्या आता है? नियतिवाद। प्यारे बच्चों, नियतिवाद को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निश्चयवाद, ठीक है। नियतिवाद को ही निश्चयवाद बोलते हैं और इसे एक और बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। निश्चयवाद, नीतिवाद बोले या निश्चयवाद बोले या पर्यावरणीय निश्चयवाद बोले, तीनों का तीनों एक ही है। आपके एग्जाम में तो कभी कभी प्रश्न आया है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, और कभी कभी आता है निश्चयवाद से क्या समझते हैं, और कभी कभी नियतिवाद से। तो तीनों रहे तो आंख मूंद करके समझिएगा कि तीनों क्या है, तो तीनों एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस नियतिवाद के अंतर्गत क्या होता है कि इस नियतिवाद के अंतर्गत पर्यावरण यानी जो प्रकृति है वह मानव को नियंत्रित करता है। कौन मानव को नियंत्रित करता है? तो प्रकृति करता है। अब प्रकृति मानव को नियंत्रित कैसे करता है, जैसे देख लीजिए। अब मान के चलिए कि यह पटना शहर है, एक नाम लेते हैं पटना, पटना शहर है, ठीक है। अब पटना में यदि बारिश होगा तो मानव रहेगा, बारिश यदि समय पर नहीं होगा तो क्या मानव रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि नियतिवाद के अंतर्गत मानव जो था वह प्रकृति का गुलाम था, यानी कि मानव प्रकृति पर ही डिपेंड होता था। यानी कि नदी के किनारे मानव बसता था, नदी में जब तक पानी है, जल है, तभी तक मानव वहाँ रहेगा, और नदी सूख गई, क्या मानव वहाँ रहेगा? मानव वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं रहेगी तो मानव खेती नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिंचाई नहीं है, न कर पाएगा, अपना खाना नहीं बना सकता है, पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जो है वह प्रकृति पर ही निर्भर रहने करता था, ठीक है। इसलिए मानव प्रकृति की पूजा भी करता था, ठीक है। कभी कभी प्रकृति नाराज है न हो जाते थे, जब नाराज हो जाते थे तो क्या होता था? अत्यधिक नदियों में पानी है न भर जाता था बारिश के कारण, जिसके कारण बाढ़ है न आ जाता था, और बाढ़ आने के क्रम में मानव को काफ़ी सारा परेशानी देखने को मिलता था, ठीक है। तो प्रकृति द्वारा जो मानव को नियंत्रित किया जा रहा था, तो इन्हीं विचारधारा को क्या बोला गया? इन्हीं विचारधारा को नियतिवाद बोला गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि मानव जो है प्रकृति का क्या है, तो गुलाम है, यानी कठपुतली है, यानी कि जैसे जैसे प्रकृति नचाएगा मानव वैसे वैसे नचेगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मानव पूरा का पूरा प्रकृति पर ही डिपेंड था। अब मानव वहीं रहेगा जहां मानव के रहने लायक जलवायु होगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में क्या मानव खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बंजर भूमि है, बंजर भूमि में खेती नहीं हो पाता, इसलिए मानव जो है रेगिस्तान में नहीं रहेगा। मानव वहाँ रहेगा जहाँ उसे उचित मात्रा में जल मिल सके, यानी कि नदियाँ होनी चाहिए, नदी रहेगा तो ही जल में मिल पाएगा। समतल भूमि होनी चाहिए, खेती के लिए भूमि होनी चाहिए, वो एक ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि जिससे उसका उपज काफ़ी अच्छा हो सके। तो यूँ हम कह सकते हैं कि नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंतर्गत क्या होता था, तो प्रकृति मानव को नियंत्रित करता था, या मानव जो है प्रकृति का कठपुतली था, या यूँ है ना कह लीजिए तो क्या था, तो दास बना हुआ था, ठीक है। और मानव जितने भी क्रियाकलाप है वह पर्यावरण के ठीक अकॉर्डिंग ही किया करते थे।
ठीक है। उसके बाद विचारधारा क्या हुआ, अब तो स्टार्टिंग शुरुआत काल में जब देखिएगा कि जब हम लोगों के पास बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हम लोग क्या थे, तो नियतिवाद के ही अंतर्गत आते थे, यानी कि जहाँ नदियाँ होती थी वहीं हम लोग बसते थे। लेकिन मानव के पास जैसे जैसे बुद्धि आया, मानव ने औजार बनाना शुरू किया, तो मानव ने क्या किया, तो मानव ने पर्यावरण को चुनौती देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मानव ने पर्यावरण को चुनौती दिया और मानव वह संभव काम करना शुरू कर दिया जिससे वह क्या कर सके, तो जिससे उस मानव को लाभ है मिल सके और अपना विकास कर सके। तो मानव ने क्या किया कि हर संभव काम किया, इसलिए इस विचारधारा को आपको कहा गया संभववाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका विचारधारा क्या है, तो पहला विचारधारा हो गया नियतिवाद, दूसरा हो गया संभववाद। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, संभववाद के अंतर्गत क्या हुआ कि मानव के पास बुद्धि आया, ज्ञान आया, मानव ने क्या किया कि मानव ने पर्यावरण को चुनौती दिया। अब देखिए हुआ यूं कि अत्यधिक बारिश आया, तो बारिश होने से नदियां भर जाती थी, आपको बाढ़ आता था, जिससे मानव को मानव जो खेती करता था तो उसका फसल काफ़ी बर्बाद हो जाता था। तो मानव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जहाँ बाढ़ आती थी मानव ने क्या किया, तो बांध बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए जिससे क्या, अब बांध बन गया, बाढ़ नहीं आया, तो मानव का विकास है न हो पाया। ठीक है, इसी प्रकार मानव ने अनेक ऐसे कार्य किए कि जिससे मानव है ने क्या कर सका, तो मानव अपना विकास कर सका। तो इस विचारधारा को क्या कहा गया, इस विचारधारा को संभववाद कहा गया। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों इसके बाद आया एक और विचारधारा आया, वह विचारधारा दोनों के बीच का था, वह विचारधारा था नवनिश्चयवाद। कौन विचारधारा था, नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम समझाने के लिए भी बता रहे, बस समझ जाइए, सारा हम आपको नोट करवा देंगे। ठीक है, नवनिश्चयवाद। देखिए प्यारे बच्चों, मानव ने देखा कि मानव हर संभव कार्य तो कर पा रहा है, लेकिन मानव उतना ही संभव कार्य कर पाएगा जितना उसका बस का हो। यानी हम कह सकते हैं कि मानव अब पर्यावरण को यदि चुनौती देगा तो एक सीमा के ही अंतर्गत देगा, उस सीमा के बाहर नहीं देगा। यदि नदियां में बाढ़ आती है तो एक सीमा तक ही वह बांध पानी को रोक पाएगा। ठीक है, यदि और ज़्यादा बाढ़ आया, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ है ना आया, तो क्या वो बांध रोक पाएगा पानी को, नहीं रोक पाएगा। यानी कि यह जो संभव बात था वह एक सीमा तक है ना बंध गया था। इसलिए उस विचारधारा को क्या बोला गया, उस विचारधारा को बोला गया नवनिश्चयवाद। यानी कि नवनिश्चयवाद के अंतर्गत क्या होता है कि मानव तो पर्यावरण को चुनौती तो दे सकता है, लेकिन यह चुनौती एक सीमा तक ही सिमट करके रह जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें समर्थन, यानी कि नियतिवाद के समर्थक कौन थे, संभववाद के समर्थक कौन थे। ठीक है, तो यदि हम संभववाद की बात करें तो इनके समर्थक कौन थे, तो लुसियन फेब्रे संभववाद के क्या थे, तो आपका समर्थक थे। इसी प्रकार नियतिवाद के कौन थे, तो आपका बलास जी थे, बलास जी आपका नियतिवाद के समर्थक थे। तो इस प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ में भी यानी क्या तो पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से यह तीनों का तीनों विचारधारा हो गया। इससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी लिखा दूंगा, प्रश्न उत्तर करा दूंगा, और दोनों में मैं आपको अंतर स्पष्ट भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शायद मैंने पिछले वीडियो में मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं बताया था कि नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए, भूगोल का मैंने क्षेत्र बताया, क्या बताया था कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया, तो भूगोल को 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में मैंने बोला था कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम पर्यावरण का ही अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक के साथ साथ जैसे ही मानव चल आया तो दोनों के बीच का जो रिश्ता है हम क्या करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब यदि मानव भूगोल का क्षेत्र की बात करें या उपक्षेत्र मानव भूगोल, तो प्यारे बच्चों देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं, तो एक कृषि का अध्ययन कर सकते हैं, तो कृषि उपक्षेत्र हुआ, तो कृषि से मेरा क्या हो जाएगा, कृषि भूगोल। ठीक है, मानव कहाँ रह सकता था, नगर में, तो नगर का अध्ययन कर सकते हैं, तो नगर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, नगरीय भूगोल। तो क्या यह मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, बिल्कुल उपक्षेत्र है। इसी प्रकार जनसंख्या से आपका भूगोल है ना बन जाएगा। उसी प्रकार अधिवास भूगोल,
अर्थ से आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो यानी कि मानव भूगोल को जितना हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम लेंगे वो सारा का सारा क्या है ना बन जाएगा, तो वो सारा का सारा मानव भूगोल के अंतर्गत उपक्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रथम वीडियो समाप्त हो चुका है। कल मैं आपको प्रश्न उत्तर करा दूंगा, ठीक है। इसलिए आज छोटा सा वीडियो बना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।